तो दोस्तों, हम हैं अभी ओरछा में। ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में आता है। झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, झांसी की रानी का नगर है, उससे करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ओरछा की। ओरछा में ये जो आप सामने दिख रहे हैं चतुर्भुज मंदिर है और ये देखिए राम राजा सरकार का मंदिर था इधर। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी और आपको दिखाया था राम राजा मंदिर। ये जो राम राजा मंदिर है इसके अंदर और चतुर्भुज मंदिर के बारे में। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है ओरछा फोर्ट जो है, फोर्ट का एक हिस्सा ये यहाँ पर दिख रहा है। राजमहल का ये हिस्सा दिख रहा है। तो ये जो है ये उसका सामने का हिस्सा है। तो हम जा रहे हैं अभी ओरछा फोर्ट में। ये देखिए कटीले जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं अधिकतर महलों के किले के, ऐसा ही यहाँ पर भी है। और इधर यहाँ का टिकट काउंटर है। ये हमने टिकट लिया हुआ है और टिकट जो है वो 50 रुपये प्रति व्यक्ति का यहाँ लगता है। ये इसके सामने का हिस्सा है और जैसे ही आप जाते हैं टिकट लेके, 50 व्यक्ति जो टिकट है 50 रुपये प्रति व्यक्ति, वो भारतीय नागरिकों के लिए है। विदेशी नागरिकों के लिए उसका चार्ज अलग है, शायद 250 रुपये या कुछ तो है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने की ओर देख रहे हैं ये है जहांगीर महल, जहां हम बाद में जाएंगे। अभी जो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा शुरू होता है दीवाने आम से। तो ये दीवाने आम जो होता है, अधिकतर आपने अगर पुराने महलों में आप गए हैं, पुराने किलों में आप गए हैं तो आपको दीवाने आम मिलता है। दीवाने आम जो होती है जगह, वो उस जगह को बोलते हैं यहाँ पर कि राजा प्रजा से संवाद करते थे और प्रजा की जो फरियाद वगैरह होती थी, शिकायतें होती थी, उन्हें सुना जाता था, उनका निवारण किया जाता था। एक बड़ा सा तख्त होता है जहाँ पर राजा बैठते हैं और बाकी जगह होती है वहाँ पर प्रजा आके, जो उनकी जनता जो बैठती थी, अपनी शिकायतें लेकर आती थी। तो वो जो है खुली जगह होती है, अधिकतर आर्किटेक्चर अच्छा होता है पुराने महलों का, किलों का, तो खुली जगह होती है और उसे दीवाने आम बोला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का दीवाने आम है। अब ये राजपूतों के किला था, ये इसका नाम दीवाने आम कैसे पड़ा वो पता नहीं। 17वीं शताब्दी में ये जो है राजपूतों का शासन जो है वो ख़त्म हो गया था यहाँ, तो शायद उसके बाद में नाम बदल दिया गया होगा, जो भी है। तो यहाँ पर ये दीवाने आम है। इसके आगे हम जाते हैं तो हमें अब मिलेगा ये देखिए राजा महल, राजमहल भी बोलते हैं, जो कि इसके दाईं ओर है और इसके बाईं ओर है वो जहांगीर महल है। ये दोनों हम आज घूमेंगे। ये देखिए राजा महल दाईं ओर है और इसके अलावा यहाँ पर राय प्रवीण महल भी है, जो कि ठीक ठाक थोड़ा सा बचा हुआ है, छोटा सा है। उसके अलावा कुछ एक खंडहर और हैं, वहाँ पर हम विजिट नहीं करेंगे, कुछ खास देखने लायक नहीं है। तो ये राजा का महल का आर्किटेक्चर का डायग्राम बना हुआ है उसके बाहर। तो ये जब हम अंदर घुसते हैं तो एक छोटा सा दरवाज़ा, जो ये दरवाजे आप देख रहे हैं नीचे, ऐसा ही एक दरवाज़ा है, वहाँ से आपको प्रवेश करना होता है। और प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ा कॉरिडोर आपको ये मिलता है देखने में। यहाँ पर आप पहुँचते हैं और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा महल ये बना हुआ है। राजमहल जो था, राजा का महल, ये वो महल था जहाँ पर कि जो राजपूत चंदेला राजा थे, जो बुंदेलखंड के, ओरछा राज्य के, वो यहाँ निवास किया करते थे। ये उनका घर हुआ करता था, आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पेंटिंग बनाई हुई हैं। ये पेंटिंग काफ़ी बाद में बनाई गई होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी की भी पेंटिंग है सरस्वती माता के साथ। तो ऑब्वियसली ये बाद में बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो पुराना आर्किटेक्चर आपको दिखेगा जो कि इस किले में है। तो मैं बात कर रहा था कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी
वो हमने बात की थी राम राजा मंदिर के बारे में कि क्यों यहाँ जो मंदिर है वो जो चतुर्भुज मंदिर है, भव्य मंदिर बनवाया गया था, उसमें राम भगवान के लिए वहाँ पर मूर्ति विराजमान नहीं हो पाई। क्या कहानी है, कैसे भगवान राम अयोध्या से ओरछा आए और क्यों उनको दूसरे मंदिर में जो किचन था, रसोई घर था, वहाँ पर रखा गया और भगवान राम को है वो राजा के रूप में पूजा जाता है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, हमने आपको उसके अलावा चतुर्भुज मंदिर भी दिखाया था और वहाँ भी दर्शन कराए थे हमने, जहाँ पर कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। अब ये देखिए, ये जो राजा का महल है, यहाँ पर हम अब प्रथम तल पर आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए हैं। नीचे से आपको रास्ता है, जीने में लेंगे आपको सीढ़ियाँ जगह जगह लगी होती हैं और सारी सीढ़ियाँ लगभग आपको कहीं ना कहीं प्रथम तल पर कनेक्ट करती हैं। तो प्रथम तल और द्वितीय तल पर आप ऐसे आ सकते हैं और आप उसका नज़ारा ले सकते हैं। प्रथम तल के बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो है प्रथम तल से उसका पूरा नज़ारा देख सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए, आपको ये दिखेगा पूरा बना हुआ है। ये तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा महल आप बोल सकते हैं कि बना हुआ है। और ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये दिख रहा है द्वितीय तल से। तो इसके बाद आप और ऊपर आ जाते हैं तो सेकंड फ्लोर आप बोल सकते हैं, आप वहाँ आ जाते हैं। वहाँ से आपको इस तरह से नज़ारा दिखेगा। आपको तरह तरह के कमरे बने हुए दिखेंगे। कमरे को काफ़ी ओपन स्पेस होता था और दोनों साइड से दरवाजे अब नहीं हैं उनमें। पहले पर्दा लगी होती थी अधिकतर जगह, और क्योंकि बहुत सारे कमरे होते थे, कहीं कहीं दरवाजे रहे होंगे जो कि बाद में शायद हटा दिए गए होंगे। और हवा के लिए देखिए बहुत व्यवस्था होती, पूरा खुला होता था, ऐसी खिड़कियाँ होती थी काफ़ी सारी, जहाँ से कि आप बाहर के सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देख सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बगीचे मेंटेन किए जाते थे इन महलों में, महलों के आसपास। और ये देखिए काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर, कलाकृति की जाती थी महलों के अंदर। और जहाँ पर कि जगह जगह कुछ नौकरों के कमरे भी होते थे, राजा के कमरे होते थे, रानियों के कमरे होते थे, और भी बहुत कुछ होता था। तो ये देखिए सुंदर आर्किटेक्चर और कितना अच्छा देखिए। ऊपर भी आप देखेंगे तो सीलिंग पर काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और संगमरमर के पत्थर का, सफ़ेद पत्थर का यहाँ पर उपयोग किया गया है। ये देखिए, ये जो खिड़की है, ये खिड़की है वो खिड़की है जो कि रानी के लिए सुबह सुबह भगवान चतुर्भुज के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बनाई गई थी। और सामने जो मंदिर बना था, यहाँ से आप जो लाइट आपको झिलमिल होती हुई दिख रही है, वहाँ पर वो गर्भगृह है। तो ये सोच के बनवाया गया था मंदिर ठीक सामने कि भगवान के दर्शन है वो रानी सुबह उठ के सबसे पहले दर्शन करेंगी इस खिड़की से, उसके बाद में बाकी का काम हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान जहाँ बैठे वहाँ से उठे नहीं और फिर ये मंदिर में भगवान को विराजमान नहीं किया जा सका। तो ये चतुर्भुज मंदिर है, उसके ठीक सामने ये खिड़की है जहाँ पर कि, तो ये जो है कमरा हो सकता है ये जो है रानी महल का हिस्सा हो, रानी का कमरा हो। ये देखिए सुंदर चतुर्भुज मंदिर, और ये देखिए सुंदर महल के अंदर का आर्किटेक्चर। तो ये जो है इस महल को बोलते हैं राजा महल या फिर राजमहल भी इसे बोला जाता है। अब इन महलों की एक कहानी है, एक आप बोल सकते हैं कि रक्त रंजित कहानी है, एक बलिदान की कहानी है कि कैसे एक बहन ने और एक स्त्री ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी अपने देश की, राज्य की सुरक्षा के लिए और अपने कुल की, अपने परिवार की मर्यादा रखने के लिए। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, वो कहानी मैं धीरे धीरे आपको सुनाऊंगा, बीच बीच में हम साथ में महल भी देखते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर महल है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओरछा की। ओरछा की जो महल हैं, जहांगीर महल और राजा महल, उनकी और उनसे जुड़ी लोक कथाओं की, कहानियों की। ये जो है कहानी, ये शुरू होती है वीर सिंह जोधेव के समय में। वीर सिंह जोधेव
जो थी, तो देखिए बुंदेलखंड में आप दतिया नाम की एक जगह है, दतिया और ओरछा की काफ़ी सारी, बुंदेलखंड में कुछ जगह हैं, झांसी, दतिया, ओरछा, इनका काफ़ी बार बार वर्णन मिलता है, और भी कुछ जगह हैं। तो दतिया में एक सूर्य महल है, वहाँ पर लाल रंग के 2 हाथों के चिन्ह आज भी बने हुए हैं, और हालांकि वो थोड़े धुंधले हो गए हैं, लेकिन आज भी जब लोग उन्हें देखते हैं तो बुंदेलखंड के लोगों में जो है, महिलाओं की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। तो ये सत्ता के समीकरणों में उलझी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कि राजकुमारी अपना बलिदान कर देती हैं, और इसके पीछे भी मुग़ल ही एक तरह से कारण बनते हैं। मुग़ल कारण बनते हैं क्योंकि जहांगीर जो आगरा का शासक था, वो ओरछा की सत्ता के बदले वीर सिंह जोधेब से राजकुमारी का हाथ मांगता है, जो कि बुंदेला राजवंश को नामंजूर होता है। तो कहानी है लगभग 500 साल पहले की कहानी है ये। इसमें जो वीर सिंह जोधेब थे, बोलते हैं कि वो जहांगीर से किसी तरह से उनकी मित्रता हो जाती है, और वो अकबर के जो विश्वसनीय सेनापति थे अबुल फजल, वो जब एक विजय करके लौट रहे होते हैं तो उन्हें वो मार देते हैं। तो इस तरह से अबुल फजल को मार के वीर सिंह जोधेब जो है वो जहांगीर की आगरा की गद्दी पर बैठने का रास्ता है वो साफ कर देते हैं। इससे जहांगीर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जहांगीर आगरा की गद्दी पर बैठ जाते हैं, वहाँ के राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। और उसके बाद जहांगीर जो है वो ओरछा का, बोलते हैं कि एक शासक था, राजा थे राम शाह, उनको हटाकर वीर सिंह जोधेब को गद्दी पर बैठाने का रास्ता साफ कर देते हैं। अब जब वीर सिंह जोधेब का राज्याभिषेक होने वाला होता है, फॉर्मल राज्याभिषेक, औपचारिक, उसके पहले भी वो कार्यभार देख रहे होते हैं काफ़ी समय से, तो उसमें जहांगीर स्वयं आते हैं हिस्सा लेने, और जहांगीर के स्वागत के लिए जो महल बनवाया जाता है, एक भव्य महल का निर्माण कराते हैं वीर सिंह जोधेब अपनी दोस्ती की निशानी के लिए। उसका नाम रखा है जहांगीर महल। तो जो सामने आपको दिख रहा है ये जहांगीर महल का ही हिस्सा है, के बाद में हम इसे विजिट करेंगे। ये जहांगीर महल है वो आज भी है, और ये काफ़ी भव्य महल है। अब जहांगीर आते हैं अपनी पूरी पलटन के साथ, वो यहाँ पर रुकते हैं काफ़ी दिन तक, जो है यहाँ की अपनी मेहमान नवाजी का आनंद लेते हैं। और जब राज्याभिषेक होता है तो ये राजा महल में राज्याभिषेक का कार्यक्रम होता है, और यहाँ पर जहांगीर की नज़र पड़ती है राजकुमारी गौरा पर। अब गौरा पर जब उनकी नज़र पड़ती है, वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं, तो बोलते हैं कि गौरा से वो शादी का, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर वीर सिंह बुंदेला नाराज़ होते हैं, लेकिन अपनी नाराज़गी को वो सीधे जाहिर नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम जो है गौरा की अनुमति के बिना कुछ भी निर्णय नहीं लेंगे, और ये जो है इसका निर्णय गौरा खुद करेंगी। बोलते हैं कि जहांगीर इस पर तर्क भी देते हैं कि देखिए हमारी जो है राजस्थान की राजपूत राजघराने से संबंध है, हमारी माँ हैं वो जोधाबाई, वो राजपूत हैं, और उनका विवाह पिताजी से हुआ, और वो आज भी पूरी शान शौकत से अपने रीति रिवाज अपना के रहती हैं। तो हमें पता है कि राजपूतों का सम्मान कैसे करना है। तो वीर सिंह बोलते हैं कि वो गौरा से बात करके, और उनकी जो इच्छा होगी वो उन्हें बता देंगे। इसके बाद जब गौरा को इस बात का पता चलता है, और इस बात का पता चलता है कि दुविधा वीर सिंह जोधेब के साथ ये थी कि या तो उन्हें जहांगीर से लड़ाई करनी पड़ेगी, और या फिर और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। तो गौरा जो थी वो बोलती हैं कि मेरा बचपन जो है दतिया में सूर्य महल में गुजरा है, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। और वो वहाँ जाती हैं, और बोला जाता है कि गौरा जो थी उनका मन जो था वो एक छोटा सा राज्य था करेरा, वहाँ की परमार राजकुमार थे, उनसे करना चाहती थी। तो उनकी एक सहेली भी थी कमला, जो कि लगभग उनकी जैसी दिखती थी, उतनी एकदम से नहीं, लेकिन दूर से वस्त्रों का और आभूषण का, रहने का काफ़ी असर पड़ता है, जो कोई कभी नहीं देखा है या एक बहुत कम बार देखा है। अगर आभूषण और वस्त्र पहना दें तो फिर बोलते हैं कि वो पहचान नहीं पाते थे लोग दूर से। तो ये देखिए, ये जो है ये है जहांगीर महल। तो अभी हम जा रहे हैं जहांगीर महल की ओर।
ये उसका एंट्रेंस है सामने की ओर का। और इसके बाईं ओर महल का जो हिस्सा था उसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। शीश महल होटल बोलते हैं इसे, पहले उसे शीश महल पैलेस बोलते थे, तो अभी शीश महल पैलेस होटल बन गया है वो। तो आप ये सामने का हिस्सा है, इसमें आप अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसे राजमहल था, ऐसे इसमें भी आपको चारों ओर सुंदर आर्किटेक्चर दिखने को मिलेगा। चारों ओर बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, अंदर कॉरिडोर बने हुए हैं और सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिससे कि आप प्रथम तल और द्वितीय तल पर जा सकते हैं। ये कुछ वाटर मैनेजमेंट का अंदर का काम है। यहाँ पर एक छोटा सा पूल है जहाँ पर कि नहाने के लिए पानी भरा रहता होगा पहले, जो कि अब खाली है। ये देखिए, ये सुंदर अंदर का महल के अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है ये। तो ये इतना अच्छा, इतना बड़ा भव्य जहांगीर महल वीर सिंह जूदेव बुंदेला जो राजा थे उन्होंने बनवाया था अपनी दोस्ती की निशानी के खातिर जहांगीर के प्रति। लेकिन जहांगीर की नीयत जो है उनकी बहन को देख के वो बदल जाती है और वो जो है शादी का प्रस्ताव रख देते हैं कि हम विवाह करना चाहती हैं। और उनका प्रस्ताव कुछ इस तरह से होता है कि जिससे कि सुन के ये अंदेशा होता है कि या तो वो विवाह करेंगे या फिर युद्ध करना होगा। तो जो कहानी थी उस कहानी में जब ये पता चलता है गोरा को, तो गोरा अपने वीर सिंह जूदेव से बोलती हैं कि हमारा पूरा बचपन जो है वो दतिया में निकला है और हम दतिया जाना चाहते हैं। तो गोरा जाती हैं दतिया महल में और वहाँ पर वो खुद को बलिदान कर देती हैं। तो सूर्य महल में वो जो है ऐसा बोलते हैं कि खुद का सर जो है वो काट देती हैं और दोनों हाथ से खून से रंगे हुए हाथ जो है वो दीवार पर लगा देती हैं कि ये निशान जो रहेंगे वो आने वाली हजारों सालों तक औरतों को ये याद दिलाते रहेंगे कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है और कुर्बानी कैसे दी जाती है। इस बात का पता जब चलता है वीर सिंह जूदेव तो वो उन्हें काफ़ी दुखी हो जाते हैं वो। अब इस बात का पता चलता है जहांगीर को तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और बात वही आती है। फिर जो लोग थे वीर सिंह जूदेव के आसपास वो उन्हें समझाते हैं कि देखिए, जिस लड़ाई को टालने के लिए गोरा ने कुर्बानी दी है, अब गोरा जो है कोई बोलता है कि उनकी बेटी थी, कोई बोलते हैं कि बहन थी। तो लोग बोलते हैं कि देखिए, आपकी बहन ने जिसके लिए कुर्बानी दी है कि लड़ाई ना हो, तो अब लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए जो उनकी सहेली थी गोरा की कमला, उससे वो वस्त्र आभूषण पहनकर बोलते हैं कि उनका जो है शादी करा देते हैं जहांगीर से। और वो चली जाती हैं आगरा। बाद में बोला जाता है कि आगरा के किले से कूद कर वो यमुना जी में छलांग लगा देती हैं, वो भी आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये थी एक और वीर योद्धाओं की कहानी, एक और आत्म बलिदान की कहानी, जो कि मुग़ल शासकों की लालच के कारण हुई और इस तरह से अपनी आत्मरक्षा की। और ये कहानी भी यहाँ पर आपको लगभग हर घर में सुनने को मिल जाती है। और इस कहानी के साथ जुड़ा है ओरछा का इतिहास, इस कहानी के साथ जुड़ा है जहांगीर महल का सच और इस कहानी के साथ जुड़ा है राजा महल का भी सच। तो ये दोनों महल हैं जो कि अपनी भव्यता के लिए जाने जाती हैं। काफ़ी भव्य महल हैं, काफ़ी सुंदर महल हैं, काफ़ी बड़े महल हैं, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है इस महल का। और ये देखिए, इसके पीछे की ओर आप देखेंगे तो ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी के किनारे पर ही ओरछा नगर है वो बसा हुआ है। और ये और कुछ एक पुराना एक आप बोल सकते हैं कि एक पुराना महल है, छोटा सा है, खंडहर टाइप का है, वो बचा हुआ है। तो इसके मीनार जो है वो दिखाई देती हैं। और ये देखिए, ये कुछ और खंडहर आपको दिखेंगे जो कि इसके पीछे की ओर है, थोड़ी दूरी पर। और ये सभी जगह पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और उम्मीद तो यही है कि जो पुरातत्व विभाग है वही ये जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा है और बाद में इसे देखने को मिलेगा।
ये भी जो महल है इनमें भी काफ़ी जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। जैसे कि दीवान आम था उसमें भी काफ़ी काम हुआ है, इधर भी अंदर काफ़ी काम हुआ है और इन्हें रिस्टोर किया गया है काफ़ी हद तक देखने के लिए, क्योंकि पहले काफ़ी कुछ टूट फूट हो चुकी थी। ये देखिए ये अंदर का नज़ारा है काफ़ी सुंदर। और ये चारों तरफ से चारों दीवारें लगभग एक जैसी हैं। उसके कमरे, उसके ऊपर का आर्किटेक्चर, उसके बालकनी बैठने के लिए, उसकी खिड़कियाँ, उसके दरवाजे चारों तरफ बिल्कुल एक से लगेंगे आपको। आप कहीं भी जाइए, सामने का आप फ़ोटो खींचिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से किधर का फ़ोटो खींचा है। काफ़ी सुंदर नक्काशी की हुई है, काफ़ी बारीकी से नक्काशी की हुई है। ये देखिए ये उसके जो अंदर के कमरों के द्वार होते हैं वो है। ये मीनार का ऊपर का टॉप का भाग है। तो फोटोग्राफी के लिए आजकल जो लोगों को काफ़ी पसंद होती है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी पॉपुलर भी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग प्री वेडिंग शूट करते भी दिख जाएंगे और काफ़ी फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग भी इधर आए दिन होती रहती है। ये देखिए ये आपको जब आप पीछे की ओर जाते हैं उसे आगे का हिस्सा बोलना चाहिए, क्योंकि ये पहले प्रमुख द्वार रहा होगा। तो प्रमुख द्वार जो है यहाँ पर 2 हाथी बने हुए हैं, छोटे छोटे करीब 3-4 फीट के हाथी हैं और उनका जो सिर झुका हुआ है। बोलते हैं कि जहांगीर के सम्मान के लिए इस तरह से बनाए गए थे। ये देखिए आप, और आगे की ओर ये द्वार पर काफ़ी सुंदर नक्काशी की हुई है। तो ये जो द्वार था ये पहले प्रमुख द्वार था, सामने का द्वार था। अभी जो हम आते हैं वो पीछे राजमहल की दीवान आम की तरफ से आते हैं। लेकिन ये जहांगीर महल, चूँकि महल पहले अलग अलग हुआ करते थे, अभी अंदर से मिला दिया है टूरिज्म पर्पस से, घूमने के उद्देश्य से। तो ये अलग महल था, इसके लिए इसका अलग से द्वार था ये, और सामने की ओर से भव्य द्वार का ये निर्माण कराया गया था। और ये जो सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है यही राय प्रवीण महल है। ये है बेतवा नदी, सुंदर नदी। यहाँ पर छोटा छोटा घाट बना हुआ है और आप जब भी इधर आएंगे तो आपको लोग नहाते हुए भी दिख जाएंगे कुछ। इसके साथ ही ओरछा का दूसरा एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। तीसरे एपिसोड में, तीसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हरदौल के दर्शन कराएंगे और साथ में सुनाएंगे उनकी कहानी। नर्मदे हर।